Bismillahirrahmanirrahim. And now today we are on the reading exam of PTE, and the question that we are going to work on is the reading, writing, fill in the blanks, and number two are the reading, fill in the blanks. There are two type of blanks in your reading exam in PTE. The first type of the blanks are known as the reading or the drag fill in the blanks. There are four questions of these blanks, and these four questions will give you 15 marks in total. On an average, there will be 4 to 5 blanks in every question. So what I can conclude that on an average, you have to give 20 correct answers to get these 15 marks in the exam. So now this type of fill in the blank, which is known as drag fill in the blank or the reading fill in the blanks. Exam में कितने questions होंगे? 4. 15 will be the total marks, and all marks are going towards your reading exam. But the second type of fill in the blanks that has relatively more, or fill in the blanks, those have more marks in exam. Those fill in the blanks are known as reading, writing fill in the blanks, and now these are in front of you. This specific slide, which is now in front of you, this contains the information about reading, writing fill in the blanks, and reading, writing fill in the blanks के 5 क्वेश्चन होंगे एग्जाम में. On an average, again 4 to 5 blanks होंगी, means 25 correct words are to be answered. 44 total marks हैं, and out of these 44 marks, 22 go towards your reading exam and 22 go towards your writing exam. So 44 marks में से 22 are going towards your reading and 22 are being contributed by this specific question to the writing exam. So these are two type of fill in the blanks. If you talk about the case scenarios, means the questions. The question means the prompt, means the paragraph or passage for these fill in the blanks will remain the same. Majority of the people, they don't know it. Majority को नहीं पता होता. इन दोनों फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर यूज होने वाला जो प्रॉम्प्ट, जो पैसेज है, जिसके अंदर 2 से 3 पैराग्राफ्स हो सकते हैं, ये पैसेज सेम होगा. दैट मीन्स कि अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, अगर आपने एक तरह की फिल इन द ब्लैंक्स पूरी करनी है, फॉर एग्जांपल रीडिंग, राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा कर लिया है, तो ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके. उसके भी जो आपकी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स हैं या जो ड्रैगिंग फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उनके सारे जो प्रॉम्प्ट्स या पैसेजेस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो भी साथ साथ कवर हो जाएंगे. सो ट्राई कीजिए, करना दोनों आए, मगर प्रैक्टिस एक की ज्यादा कर लें. उसका फायदा ये हो जाएगा कि दिस विल बी हैविंग एन इंपैक्ट ऑन द बोथ साइड्स, एंड दिस विल गिव द एडवांटेज द बोथ साइड. रीडिंग, राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स में भी फायदा देगा, और आपको ये फायदा देगा ड्रैगिंग फिल इन द ब्लैंक्स में. एक बात याद रखिएगा मेरे, रीडिंग, राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स के नंबर ज्यादा क्यों हैं और ड्रैगिंग फिल इन द ब्लैंक्स के थोड़े क्यों हैं, इसको प्राइमरीली अंडरस्टैंड करना जरूरी है. इन 44 मार्क्स की बैक पे जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि आपको एग्जाम में एक ब्लैंक को आंसर करने के लिए पीटीई रीडिंग, राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स में 4 वर्ड्स देता है, और इन 4 वर्ड्स में से एक आंसर आपने चूज करना है. सो आपके पास अगर करेक्ट आंसर 100% श्योर नहीं है, तो देयर आर ओनली 25% चांसेस दैट अगर आप हिट एंड ट्रायल करेंगे तो आपका 25% इज द चांस दैट यू विल बी करेक्ट. 75% रिस्क इन्वॉल्व है सर. सो रीडिंग, राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स के नंबर ज्यादा होने की रीजन बता रहा हूँ. द रीजन इज दैट आपको हर ब्लैंक को फिल करने के वास्ते 4 ऑप्शन एग्जामिनर देगा. ये जो 4 ऑप्शन आपको एग्जामिनर देगा, इन 4 में से एक आपका करेक्ट आंसर है. सो आपको 4 वर्ड से लड़ना है. आप जब तक 4 वर्ड से नहीं लड़ेंगे, आप एक करेक्ट आंसर नहीं कर सकते. अगर आपको 100% क्लियर नहीं है कि आपका आंसर क्या है, एंड यू आर गोइंग टू मेक जिसको आप कहते हैं यू आर गोइंग टू मेक हिट एंड ट्रायल. फॉर एग्जाम्पल, आप उसको उर्दू में कहते हैं कि आपको अटेम्प्ट या तुक्का, वो एक लफ्ज होता है, वो यूज करने जा रहे हैं. अगर आप तुक्का मारने जा रहे हैं, there is 25% चांस कि आप कामयाब होंगे. 75% रिस्क विल बी देयर दैट आपका आंसर ठीक नहीं है. So risk factor is more in the reading, writing, fill in the blanks. As the risk factor is more, that is the reason the marks are more. And the second type of fill in the blanks, which are known as the reading fill in the blank, which are known as the reading fill in the blank, this one, there will be total 4 questions and 15 marks. The marks are lesser, 44 and 15. What is the reason? Here, examiner will give you, for an example, there are 5 blanks. Examiner will be giving you only 7 to 8 words. So almost
3 or 2 words would be extra than the number of blanks. सिर्फ 2-3 वर्ड ज्यादा होंगे. जब आपके पास 5 blanks के लिए 7 words हैं, तो that means that you are very close to your answer. आप अपना आंसर जब पिक करते हैं या आप अगर करेक्ट आंसर्स को ब्लैंक्स के अंदर फिल कर लेते हैं, तो आखिरी क्वेश्चन पे जाके शायद आपके पास 3 वर्ड्स बच जाएं, और उन 3 वर्ड्स को आपने अगर कोई एक नहीं भी अगर आपको आता, तो आप इवन देन हिट एंड ट्रायल बेसिस पे कर सकते हैं. नंबर ऑफ वर्ड्स आर लेसर. जब नंबर ऑफ वर्ड्स लेसर है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए आंसर की स्पेसिफिसिटी के साथ ढूंढना आपके लिए बड़ा आसान होगा. तो इसलिए इसके नंबर्स कम. रिपीट करता हूँ, रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक से नंबर ज्यादा है, बिकॉज हर एक ब्लैंक के लिए 4 वर्ड्स आपको देगा और एक उनमें से करेक्ट आंसर है. आपको ज्यादा रिस्क फेस करना है और चारों के मतलब पता होंगे तो आप करेक्ट आंसर की तरफ चले जाएंगे. नंबर 2, जो रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको ड्रैग फिल इन द ब्लैंक्स भी कहते हैं. इनमें वर्ड्स ब्लैंक से हार्डली 2-3 ज्यादा होते हैं. सो अगर सिर्फ 2 वर्ड्स ही ज्यादा हैं, तो स्टूडेंट्स आर इन अ रिलेटिवली कंफर्टेबल पोजीशन टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, रिस्क कम है रॉन्ग आंसर का, इसलिए इसके नंबर्स भी थोड़े हैं. नंबर 1, ये हो गया पहला रीजन कि एक के नंबर ज्यादा क्यों और एक के नंबर कम क्यों है. द सेकेंड थिंग इज कि अगर हम अपने रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स को, फॉर एग्जाम्पल जिसको हम रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स 44 मार्क्स में कह रहा हूँ कि रिस्क ऑफ रॉन्ग आंसर ज्यादा है, इसमें अगर एक राइट अप्रोच को अडॉप्ट कर लें तो थिंग्स कैन बी वेरी वेरी हैंडी. मिसाल के तौर पर सर्टेन टिप्स. लुक, आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस थिंग ना. Whenever you will be given 4 words for a single blank, for a blank, believe me, 2 can never be the answers. When you work on 4 words for a blank, 2 can never be an answer. आप इसको experience करके देख लीजिएगा. Can never be an answer. 2 तो आंसर हो ही नहीं सकते. So आपको रीडिंग राइटिंग इन द ब्लैंक्स में, अगर रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स में मार्क्स लेने हैं, तो अगर आपको 100% श्योर नहीं है ना करेक्ट आंसर, तो आप रॉन्ग्स को काट दें. यू विल बी लेफ्ट विद lesser number of options and you can very easily then pick the correct answer out of it. Number 1. Number 2, एक बात याद रखिएगा, लोग सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे टिप्स बता रहे हैं. 2 आएगा तो सिंगुलर, 2 आएगा तो फर्स्ट फॉर्म में आंसर, और हैज हैव आएगा तो थर्ड फॉर्म में आंसर. यस, दोस थिंग कैन हेल्प टू अ सर्टेन एक्सटेंट. अगर एक बात याद रखिएगा, ये 2 चीजें जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये जान है आपकी रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स की. Second thing, first one is the 4 words for a blank. 2 can never be the correct answers. जब 2 कभी आंसर करेक्ट हो ही नहीं सकते, तो इसका मतलब अगर आप रॉन्ग्स को काटेंगे तो करेक्ट ऑप्शन के लिए आपको सिर्फ 2 वर्ड बच जाएंगे एंड यू कैन वेरी इजीली पिक देम अप. दूसरी बात मेरी याद रखें, एंड दैट थिंग इज बिल्ड रिलेशंस. बिल्ड रिलेशनशिप. जिन लोगों के नंबर नहीं आते, उन्हें कोई ये जरूर बता देता है कि ओनली रीड 1 लाइन इन विच द ब्लैंक इज गिवन. सिर्फ वो एक लाइन पढ़ना जिसके अंदर आपका ब्लैंक दिया हुआ है. आप यकीन कीजिए, आप एक लाइन जिसमें ब्लैंक दिया हुआ है उसको पढ़ के करने की कोशिश करें, आपके मार्क्स कभी भी, बहुत बड़ी बात हो जाए तो 50% से ज्यादा मार्क्स नहीं आते. व्हाट इज द रीजन ऑफ इट? बिकॉज रिलेशनशिप वुड बी द की टू सक्सेस इन रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स. मैं उसकी मिसाल ऐसे देता हूँ. अगर हमें एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, these diamonds are considered bad, good for users. So now यहाँ पे blank है bad and good पे, और 2 words दिए हुए हैं good and bad. These diamonds are considered good for users or bad for users. One answer you have to select. What would be the answer? You cannot choose the answer because you are not known to किन grounds पे ये good करेंगे और किन grounds पे bad करेंगे. मगर on the other way, अगर आप सिर्फ डायमंड को देखें तो डायमंड के साथ कभी भी बैड का वर्ड नहीं सुना होगा, तो पीपल सेलेक्ट गुड फॉर इट. अब मैं पिछली लाइन पे जाता हूँ. इस लाइन में इसमें ब्लैंक है, इसकी पिछली लाइन पे लिखा हुआ है कि दीज डायमंड्स आर वेरी ऑड इन देयर शेप. ये डायमंड अपनी शेप में बहुत बुरे हैं एंड दे रिजेंबल लाइक द चारकोल. इसलिए ये बिल्कुल एंड दे रिजेंबल, और बिल्कुल मिलते जुलते हैं चारकोल लुक से. फुल स्टॉप. These diamonds are considered
अब गुड एंड बैड फॉर यूजर्स होंगे, तो अब मुझे बताएं आंसर गुड होगा या बैड? आंसर विल बी बैड, बिकॉज इन कनेक्शन विद द प्रीवियस सेंटेंस ये गुड कभी अब हो नहीं सकता। इसका मतलब ये हो गया कि दिस आंसर would have never been done if we would have never gone for, would have not gone for the previous line. So that means we should understand the relationship. If we will read the complete paragraph, believe me, you would be having 50% more chances to get double marks than a person who is reading only a single line. I'm giving you what my crux is. People do not share their videos on this YouTube and do not keep them open, but I'm doing it for the sake of Sadka Jariya. I'm telling you, please follow these tips. Inshallah, nahi jate in number aapke reading and fill in the blanks there. And certain other tips, which are quite other tips, which are for me are not very, I mean, not very tired, but not very tidy. But for the sake of information, these can be of some help. कुछ help जरूर मिल सकती है. Number one, अगर blank से पहले to है, तो याद रखिएगा, the answer will always be in the first form of the verb. इसमें कोई दूसरी लाइन नहीं है. यस. नंबर टू, अब अगर बस चार ऑप्शंस हैं, तो टू ब्लैंक से पहले लगा हुआ, चार ऑप्शन में जो भी सेकंड फॉर्म में होगा दैट कैन नॉट बी द आंसर. एवरीथिंग दैट विल बी द फर्स्ट फॉर्म दैट विल बी द आंसर. यस, यहां तक ठीक है. नंबर टू, इफ देयर इज हैज, if there is have, if there is had before the blank, then my dear brothers, the answers of the listeners, has, have, had से अगर blank has, have, had बिल्कुल adjacent है blank के, blank has, have, had के बाद है, तो yes, it is right that third form of the verb would be the answer. इसका मतलब है कि इसके बाद जितनी भी फर्स्ट फॉर्म वाले ऑप्शंस हैं या सेकंड फॉर्म वाले ऑप्शंस हैं, उनको आप काट दें. These all blanks can help you out to reach near to your correct word. Can help to reach to near to your correct word. मगर अगेन करेक्ट वर्ड नहीं देंगे. करेक्ट वर्ड का जब तक आपको मीनिंग नहीं आता होगा, आपको आंसर नहीं मिलने वाला. एंड देन नंबर नेक्स्ट इज, अगर आता है इसके बाद बी, that means the answer would be in the third form. अगर आता है इससे blank से पहले आते हैं is, am, or इससे पहले आता है is, am, or, that means are, आंसर के साथ होना चाहिए ing. So that is what another very valid tip. So what I'm telling you, these all things can make your answer search easy, but cannot make your answer correct. Your answer will be correct only when you select the correct word, when you will be known to the meaning of the question. अगर इन सारी टिप्स के बाद आपके पास दो वर्ड्स बच जाते हैं, फिर भी अब क्या करें? जब तक मीनिंग नहीं आता होगा, you cannot attempt. So that is the reason the vocabulary that I'm sharing with you people, the vocabulary booklet that I will be giving in vocabulary booklet जो मैं नीचे दे दूंगा बार में, उसको जरूर देख लीजिए. उन 1000-2000 वर्ड्स को जरूर पता होना चाहिए. सामने मैंने उर्दू में उसके मतलब लिख दिए हैं, ताकि आप लोकल लैंग्वेज में उसको अंडरस्टैंड करेंगे उस वर्ड का मतलब क्या है. और उन वर्ड्स को जो नॉर्मली आंसर्स हैं प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस के, अगर आपकी वोकैबुलरी में होंगे तो आंसर करना विल बी रिलेटिवली इजी फॉर यू. Okay, so now I'm going to work on the paper, and I'm going to convert myself on the software. So let's have a question and see that how it works. Okay, and जब मैं कर रहा हूँ तो question में देखिएगा. If you would be creating a relationship, believe me, relationship will make things well. अगर मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है this diamond, मैं भी सॉफ्टवेयर पे जाता हूँ तो शायद I will be in a better position to explain this thing as well. So see this one. So I'm on the software now, and software we are going to open the reading writing, fill in the blanks, and it is the prompt number 1 we should select. I have selected prompt number 1. I mean the question number 1 or the passage number 1, and I'm going to work on it, and then we find out the answers and I will make it. So now let's see what it says. I have opened my highlighter as well. The federal minister Julie Bishop says, Federal Minister Julie Bishop says कहती है, she has seen, उसने नहीं देखा है, she has seen, no, उसने कोई भी नहीं देखा, that foreign students are graduating from Australian University with poor English language skills. उसने कोई एक भी नहीं देखा, कुछ एक की क्वांटिटी में भी नहीं देखा, उसने नहीं देखा इन चारों में से कुछ,
जिसकी बेसिस पे वो ये कह सके कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी से जो फॉरेन स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करके जा रहे हैं उनकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स जो हैं वो पुअर हैं। ठीक है ना जी। अब उसको क्या देखना चाहिए? इफ यू लुक एट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड, देखिएगा अब नो आ गया ना, तो यहाँ पे आपका टू का टिप काम आ रहा है, ना हैज हैव हैड का टिप काम आ रहा है, ना आ और एन का टिप काम आ रहा है, ना आपका बी बीइंग का या इज एम आर का टिप काम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि नाउ यू आर स्ट्रक इनटू द करेक्ट आंसर एंड दैट यू हैव टू पिक अप डायरेक्टली। अब देखिए, हम इसमें से रॉन्ग्स निकाल, कहते हैं मैंने कोई भी ऐसा नहीं देखा जिस पर मैं बेस कर सकूं इस बात को कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से जाने वाले लोगों की इंग्लिश स्किल्स पुअर हैं। अब उसको क्या मिलना चाहिए था? इवंस। अब अगर हम इवन की बात करते हैं तो इवंस कहते हैं ताक। ताक फॉर एग्जाम्पल, दिस कैन नॉट बी द आंसर। उसे इनरिचमेंट, एनरिचमेंट का मतलब होता है तरक्की करना, तो इसका मतलब है कि तरक्की करना भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो यू आर डन विद टू रॉन्ग्स एंड इसका मतलब है दो करेक्ट है। व्हाट इज दैट? एविडेंस एंड एक्सपेरिमेंट। उसको कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं मिला वर्सेस उसको कोई भी एविडेंस नहीं मिला। एक्सपेरिमेंट नहीं मिलता प्रपोजल के लिए, एविडेंस मिलता है प्रपोजल को फिक्स करने के लिए। तो हम अगर एविडेंस और एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करें तो शायद एक्सपेरिमेंट के बजाय एविडेंस करेक्ट होगा, बिकॉज अगर एक्सपेरिमेंट होता तो आप क्वेश्चन की लाइन में लिखा होता सेज दैट शी हैज गॉट नो एक्सपेरिमेंट और शी हैव मेड नो एक्सपेरिमेंट। सो लाइन इटसेल्फ सेज दैट एक्सपेरिमेंट आंसर नहीं हो सकता। व्हाट इज द आंसर? Evidence is the answer. Research by Monash University academic Bob Birrell has found a third. Bob Birrell कहता है कि a third means 1/3, 33% of the foreign students are graduating, यहाँ से graduate करके जा रहे हैं without a, बगैर किसी, a means अब आगे आंसर जो भी होगा वो सिंगुलर आंसर होगा। ठीक है जी, सिंगल आंसर होगा। विदाउट a space level of English। कहता है कि बॉब बेरेल कहता है कि मैंने देखा है कि आपके 33% फॉरेन ग्रेजुएट्स बगैर इस लेवल ऑफ इंग्लिश के यहां से ग्रेजुएट करके जा रहे हैं। कौन सा लेवल होना चाहिए था? नंबर वन, कंप्लीट लेवल। विदाउट अ कंप्लीट लेवल ऑफ इंग्लिश इट कैन बी द आंसर। अ कमिटेड लेवल ऑफ इंग्लिश, कभी भी लेवल ऑफ इंग्लिश कमिटेड नहीं हो सकता, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। कॉम्पिटेंट, it can be the answer। and competed होता है ना, compete I mean मुकाबला करना, so this cannot be the answer। so complete and competed ये आंसर हो ही नहीं सकते। so two are left, committed level and competent level। अब committed level और competent level means a specified standard level and number two committed level जिसका हमने वादा किया है। कभी भी इंग्लिश लेवल committed नहीं होते, इंग्लिश लेवल स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। अगर स्टैंडर्डाइज होंगे तो व्हाट शुड बी द आंसर? कॉम्पिटेंट लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इज इट क्लियर? अब आपने अब इसको बट मिस बिशप सेज, अगली लाइन पढ़ो। But Miss Bishop says Australian University only enrolls students once they have achieved international standard of language proficiency। जो मैम बिशप हैं वो ये कहते हैं कि हम तो सिर्फ तभी देते हैं उनको ग्रेजुएशन जब वो एक लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है उसको अचीव कर लेते हैं। दिस हैज बीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटैक बाय प्रोफेसर बिरल। और कह रही हैं बिशप के जो बिरल ने ऊपर इल्जाम लगाया है कि 33% लोग बगैर किसी कॉम्पिटेंट लेवल के जा रहे हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटैक हमला है बिरल की तरफ से ऑन आवर यूनिवर्सिटी। शी सेड, उसने कहा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मस्ट मीट। वो कहती हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जरूर मीट कर लेना चाहिए इंटरनेशनल स्पेस इन इंग्लिश लैंग्वेज टू टेक अ प्लेस इन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी। उनको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में अचीव कर लेना चाहिए। यूनिवर्सिटी में दाखिले से पहले उन्होंने इंटरनेशनल क्या हासिल कर, रिचनेस कहते हैं फैलाव को, रिचनेस कहते हैं फैलाव, पहुंच को। तो पहुंच तो इंटरनेशनल पहुंच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज तो हो नहीं सकती, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। इंटरनेशनल बेंचमार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, बेंचमार्क्स मीन स्टैंडर्ड, ये आंसर हो सकता है। बेंचेस जिन पे आप बैठते हैं, दिस कैन नॉट बी द आंसर। फिर देखें तो दो रॉन्ग है, रिचनेस भी रॉन्ग और तीसरा भी रॉन्ग, 1 and 3 ऑल आर गॉन। इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, अगर रिक्वायरमेंट्स होता तो ऑफ कवर्ड होता, इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ, बिकॉज समबडी इज डिमांडिंग। दैट मीन्स रिचनेस एंड बेंचेस तो स्ट्रेट रिफ्यूज कर दे,
बेंचमार्क्स और रिक्वायरमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो आंसर बेंचमार्क्स ज्यादा करीब लगता है, बिकॉज इट रिजेंबल्स विद अ वर्ड, सिनोनिम बनता है स्टैंडर्ड, सिनोनिम बनता है स्टैंडर्ड, इसका सिनोनिम बनता है स्टैंडर्ड, इसका बनता है क्राइटेरिया. सो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द बेंचमार्क नाउ. यूनिवर्सिटीज ऑफ कैम्बेरा वाइस चांसलर रॉजर डीन also says, कहता है कि स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सिट इन इंग्लिश टेस्ट बिफोर एडमिटेड टू द नियरली ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी. किसी भी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन से पहले बैठना चाहिए किसी इंग्लिश के टेस्ट के अंदर. देयर आर ऑफ कोर्स इंटरकल्चरल डिफिकल्टीज एज वेल एज द इंग्लिश डिफिकल्टीज. वो कहता है इंटरकल्चरल डिफिकल्टीज भी हैं और इंग्लिश की मुश्किलात भी हैं, जिसकी वजह से उन्हें बैठना चाहिए. ही सेड देयर आर ऑफ कोर्स वहां यकीनी तौर पर हैं आल्सो मैनी ऑस्ट्रेलियन, बहुत से ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स भी who cannot speak, जो नहीं बोल सकते सच ऐसी गुड इंग्लिश आइदर. कहता फॉरेनर्स को तो छोड़े, कुछ ऑस्ट्रेलियंस भी नहीं बोल सकते गुड इंग्लिश. अब आपको अगर इंग्लिश बोलना, आई मीन वर्ब और एडवर्ब और एडजेक्टिव्स को देखें तो हम कहेंगे स्पीक सच फ्लुएंटली गुड इंग्लिश लैंग्वेज, हो सकता है आंसर. परफेक्टली गुड इंग्लिश लैंग्वेज हो सकता है. पार्शली इंग्लिश, अब मुझे पता है पार्शली आंसर हो सकता है, आंसर इज नो, बिकॉज पार्शली का मतलब है टुकड़ों में. और फिर इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने के लिए दो चीजें बड़ी, एक फ्लुएंट, अगर यहाँ पे गुड ना लिखा होता तो सच फ्लुएंट इंग्लिश हो सकता तो मैं आंसर करता, लेकिन गुड चूंकि ऑलरेडी दिया हुआ है तो मुझे वो आंसर मिलाना है जो गुड की क्वालिटी को एनहांस करते हैं. सो अब यहाँ पे परफेक्टली और पार्शली दोनों आंसर हो नहीं सकते. फ्लुएंटली एंड फैंटास्टिकली में से अगर एक आंसर हो तो आंसर शुड बी सच फैंटास्टिकली गुड इंग्लिश, बिकॉज फ्लुएंट अगर गुड ना होता तो शायद मेरा आंसर फैंटास्टिकली होता. मैं आपको वर्ब्स, एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स की कहानियां नहीं समझाना चाहता, मैं आपको रियलिटी में बात करके समझाना चाहता. मिस बिशप सेज ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी सिस्टम हैज द हाई स्टैंडर्ड्स. आई हैव सीन नो एविडेंस, मुझे कोई एक भी एविडेंस नहीं मिला टू सजेस्ट, किसकी बुनियाद पे मैं कह सकूं दैट स्टूडेंट्स आर नॉट एबल, कि स्टूडेंट इस काबिल नहीं है टू कंप्लीट, कि वो मुकम्मल कर सके देयर कोर्स, अपने कोर्स को, बिकॉज दे आर फेलिंग इन इंग्लिश येट दे आर बीइंग पास बाय द यूनिवर्सिटी. एक एविडेंस भी नहीं मिला जिसकी बुनियाद पे मैं कहूँ कि स्टूडेंट्स जो थे वो अच्छे नहीं थे इंग्लिश लैंग्वेज में, वो फिर भी पास हो गए. आई हैव नॉट सीन एनी एविडेंस, मुझे कोई अभी तक एविडेंस नहीं मिला टू, अब इसके बाद वो आंसर आएगा जो फर्स्ट फॉर्म में होगा. ठीक है जी. टू, ओके, पीछे लिखा हुआ है एक भी मुझे एविडेंस नहीं मिला जिसकी बुनियाद पे मैं ये कह सकूं कि स्टूडेंट अच्छा नहीं था वो फिर भी पास होकर चला गया. आई हैव सीन, मुझे नहीं मिला है एविडेंस टू, अब पिछली बात को रेफर कर रही है. आई हैव नॉट सीन, मैंने नहीं देखा एनी एविडेंस टू बैक दैट अप, पिछली बात को सपोर्ट करने के लिए, बैक इट अप, पिछली बात को सपोर्ट करने के लिए, बैक्ड अप एंड बैकअप. बैकअप कहते हैं पीछे सरमाया रखने को, ये आंसर हो नहीं सकता. इसके बाद ईडी के साथ आंसर हो नहीं सकता, तो पहले दो में से आंसर होगा बैक दैट अप और बैक इट अप. अगर पिछला सेंटेंस है और फुल स्टॉप आ गया तो फिर हम कहेंगे बैक दैट अप. पिछले सेंटेंस के अंदर ही अगर एविडेंस की बात हुई हुई है तो फिर हम कहेंगे बैक इट अप, बिकॉज करंट सेंटेंस की बात हो रही है. तो हमारा आंसर पिछले सेंटेंस में है, तो क्या आंसर होना चाहिए बैक दैट अप. उस बात को साबित करने के लिए मुझे कोई एविडेंस नहीं मिला, उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, दैट, बैक दैट अप. International education is one of the largest export and the fourth largest export, and it is in the interest of our universities. हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट में से चौथी बड़ी एक्सपोर्ट है फॉरेन स्टूडेंट्स, एंड ये हमारी यूनिवर्सिटीज के इंटरेस्ट में है टू मेंटेन, कि वो मेंटेन करें वेरी हाई स्टैंडर्ड, बहुत आला मेयार, बिकॉज देयर उनका कुछ इज एट स्टेक, दाव पे लगा हुआ है, उनका कुछ दाव पे लगा हुआ है. क्या दाव पे लगना है? नंबर वन, रेपुटेशन, यस इट कैन बी. देयर रिपीटिशन, और ये दिस कैन नॉट बी द आंसर. उनकी रिपलीशन, दिस कैन नॉट बी द आंसर. रिपल्जन्स, अब ये तीनों आंसर नहीं हो सकते, लेकिन अगर आपको इनके मतलब नहीं पता है तो यू विल बी इन ट्रबल. ओनली वन करेक्ट आंसर इज देयर. व्हाट इज दैट? दैट इज reputation is at the stake. If we press stop here, look at this one, and we have got all the correct 6 blanks answers. It is what I'm telling you. पहली बात तो यह है कि आपको वर्ड का मतलब पता होना चाहिए. अगर आपको वर्ड का मतलब पता है ना और रिलेशनशिप बिल्ड करना जानते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, so what the best way is that you should prepare the vocabulary that is specifically designed for the blanks, and that I have given in the description. मैं डाल भी दूंगा उसमें लिंक गूगल ड्राइव का, आप उसमें से आंसर करें. that is the only one way to make the things easy, and you will be absolutely in a stunning condition
to take a very good score out of these fill in the blanks.